तो आज हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास से। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। ये देखिए भारत के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश जो है पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इधर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, इधर पूर्व। तो हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे। और ये हिमाचल प्रदेश का मानचित्र है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का आंचल है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। अब पढ़ते हैं हम क्या, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। देखो हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। अब ये बात है आरंभिक इतिहास की कि महाभारत काल के अनुसार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश बहुत से छोटे छोटे गणतंत्रों को मिलाकर बना है, जिन्हें हम जनपद के नाम से जानते हैं। और इन जनपदों में दोनों राज्य एवं सांस्कृतिक इकाइयां शामिल हैं। ये जो जनपद हैं, जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। और हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है एक बहुसांस्कृतिक, और हिमाचल प्रदेश एक बहुभाषी राज्य है। और अब बात आती है गुप्त साम्राज्य की। ये जो गुप्त साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे जबरन हिमाचल के ज्यादातर साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था, हिमाचल के बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। पर वो क्या करता था, सीधे तौर पर इन पर शासन नहीं करता था। पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने अपनी सीमाओं को बढ़ाकर हिमालय क्षेत्र तक पहुंचा दिया। चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक महान। तो सम्राट अशोक महान ने क्या किया, अपनी सीमाओं को हिमालय क्षेत्र तक पहुंचा दिया। और उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पदार्पण किया और अनेक स्तूप बनाए, जिनमें से एक कुल्लू घाटी में भी है। तो ये जो स्तूप होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार के एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। मतलब बौद्धों के जो पवित्र अवशेष हैं उनको उसमें रखा जाता है। तो अब बात आती है मुगल शासन की। मुगल शासन की बात आती है तो 10वीं सदी के आरंभ में महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त की। ये महमूद गजनबी के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। महमूद गजनबी जो था ये अफगानिस्तान से आया हुआ था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत की संपत्ति को लूटा था। तो अब इसने क्या किया है कि यहाँ पे कांगड़ा किले पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और फिर तैमूर और सिकंदर लोदी भी निचले पहाड़ी इलाकों में आए। ये जो तैमूर था ये एक लंगड़ा व्यक्ति था जो कि तुर्की से आया हुआ था, तुर्की से हिंदुस्तान में आया हुआ था। और ये जो सिकंदर था, सिकंदर लोदी, ये बहलोल लोदी का पुत्र था और स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो सिकंदर और तैमूर ने क्या किया कि भाई पहाड़ी जो निचले पहाड़ी इलाके थे वहां पे अनेक लड़ाइयां लड़ी इन्होंने और किलों पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात तब मुगलों का वंश टूटने लगा। उससे क्या हुआ, सिकंदर और तैमूर ने जब निचले पहाड़ी इलाकों पे आक्रमण किया तो उससे क्या हुआ कि मुगलों का वंश टूटने लगा। तो क्या किया, तत्पश्चात तब मुगलों का वंश टूटने लगा तो पहाड़ी राज्यों के राजाओं ने इसका पूरा फायदा उठाया और कांगड़ा के कटोच शासकों ने इस मौके को भुनाया और महाराजा संसार चंद ने अगली आधी सदी तक कांगड़ा पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। ये जो संसार चंद थे इन्होंने कांगड़ा पर आधी सदी तक फिर शासन किया। ये संसार चंद थे, इनका जन्म 1765 में कटोच वंश में हुआ था। तो इन्होंने फिर आधी सदी तक वहां पे शासन किया और वह इलाके के सबसे कुशल शासकों में से एक थे। अब बात आती है किसकी, ये जो गोरखा और सिख युद्ध हुआ। तो गोरखा और सिख युद्ध हुआ हिमाचल में जब, तो ये हुआ कैसे, एक लड़ाकू प्रजाति गोरखा नेपाल में 1768 में सत्ता में आई और धीरे धीरे गोरखाओं ने पहाड़ी राज्यों सिरमौर और शिमला पर कब्जा कर लिया।
ये जो अमर सिंह थापा था, ये नेपाल का एक एकीकरण अभियान का एक वीर था। इसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और कांगड़ा के किले पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1806 में कांगड़ा के राजा संसार चंद को पहाड़ी मुखियाओं के साथ मिलकर हरा दिया। ये जो अमर सिंह थापा था, इसने अपनी सेना के साथ और पहाड़ी मुखियों के साथ कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया, संसार चंद को हरा दिया। पर क्या हुआ 1809 में, क्या हुआ 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया। ये किला, कांगड़ा किला जो है, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया। ये जो महाराणा रणजीत सिंह हैं, ये शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे और ये सिखों के पहले राजा थे और ये अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने देते थे। तो इनके अधीन जब वो आ गया तो वहां से क्या हुआ, ये जो गोरखा थे वो दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसके स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों और गोरखाओं का फिर युद्ध हुआ। जैसे अंग्रेजों और गोरखा का युद्ध हुआ तो जितनी भी पंजाब और ब्रिटिश राज्य की साझा सीमा थी वो अधिक संवेदनशील होगी, और क्या हुआ कि सिख और अंग्रेजों में से कोई भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। सिख और अंग्रेज थे, वो सिखों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह वहां के कांगड़ा के राजा थे। तो ऐसा हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खालसा सेना ने ब्रिटिश के साथ अनेक युद्ध किए। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद खालसा सेना ने अंग्रेजों के साथ बहुत युद्ध किए, और सन 1845 में जब सिखों ने सतलुज को पार कर ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण किया तो पहाड़ी राज्यों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाने का मौका ढूंढ रहे थे। तो जब सिखों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो उसमें क्या किया, ये जो पहाड़ी लोग थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया। वो अंग्रेजों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों का साथ दिया तो ये सिख वहां पे हार गए। पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने भी क्या किया, जो अंग्रेजों युद्ध के बाद क्या किया कि भाई अंग्रेजों ने सिखों द्वारा खाली किए गए पहाड़ी राज्य उनके असली मालिकों को नहीं लौटाए। तो अंग्रेज भी चालाक थे ना, इन्होंने भी कौन से पहाड़ी लोगों को वो राज्य वापस कर दिए जो इन्होंने लूटे हुए थे या कब्जा किया हुआ था। तो फिर एक बात आई, फिर वो 1857 वाली क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशों के विरुद्ध अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिकों के रोष से होने से हुआ। लेकिन क्या हुआ, पहाड़ी राज्यों के लोग भारत के अन्य सभी लोगों की तरह सक्रिय नहीं थे। तो जो पहाड़ी लोग थे, ऊपर के पहाड़ी राज्यों के लोग थे, वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेना चाहते थे उस टाइम। तो ऐसा था कि फिर आया ब्रिटिश साम्राज्य, मतलब फिर बन गया ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सीमा रानी विक्टोरिया के 1858 की घोषणा के तहत ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आती थी। ये जो ऊपर की पर्वतीय क्षेत्र थे ये सारे रानी विक्टोरिया के कंट्रोल में आ गए थे। तो इसके दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान चंबा, मंडी और बिलासपुर रियासतों ने बहुत तरक्की की। उस टाइम जब विक्टोरिया के कंट्रोल में थे, अंडर में थे ये राज्य, तो इन्होंने बड़ी तरक्की की। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहाड़ी रियासतों के लगभग सभी राजा ईमानदार थे। जितने भी पहाड़ी रियासतों के राजा थे वो सारे ईमानदार थे और ब्रिटिश युद्ध के लिए इंसानों और सामग्री के रूप में योगदान दिया करते थे। मतलब वो अंग्रेजों को अपना पूरा सहयोग करते थे। अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों के लिए पहाड़ी लोग बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर आज़ादी के लिए संघर्ष की बात आई। तो आज़ादी के लिए संघर्ष की बात जब भाई आज़ादी चाहिए, फिर भाई ऐसा लगा कि अब आज़ाद होना है, तो फिर पहाड़ी राज्यों के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो उनमें से उस द्वीप के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने डॉक्टर वाई.एस. परमार, पद्मदेव, शिव नंदन रमौला, पूर्णनंदन सत्यदेव, सदाराम चंदेल, दौलत राम ठाकुर, हजायर सिंह, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम भी शामिल थे। और एक बात और, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में
और विशेष रूप से कांगड़ा में सक्रिय थी। कांग्रेस पार्टी भी उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। अब बात आती है आज़ादी के बाद के समय की। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद क्या हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया और भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य बना दिया गया। और क्या हुआ? 1 जुलाई को बिलासपुर भी हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ और हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिलाया गया, लेकिन उनका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। और क्या हुआ? तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी यात्रा तय की है। उस टाइम से इस टाइम तक हिमाचल प्रदेश ने लंबी यात्रा तय की। जब हिमाचल प्रदेश क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश बना सन 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। तो भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 25 जनवरी 1971 को और 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों इतना सा था हिमाचल प्रदेश का इतिहास, और जो कुछ भी छूटा होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसमें MCQ जितने भी बनेंगे वो सारे आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।